हाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए नोट जेएस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है फ्रेजेस ऑफ इवेंट लूप। अब इवेंट लूप जो होता है वो इनफाइनाइट साइकिल के अंदर लूप करता है और उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कुछ फेजेस से होकर गुजरता है और हर एक फेजेस में एक कॉल बैक की एक क्यू होती है जिसको वो मेंटेन करता है। जैसे कि इवेंट लूप उस पर्टिकुलर फेज में आता है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर फेज के अंदर इवेंट लूप आता है तो उस फेज के अंदर जो भी क्यू होती है और उस क्यू के अंदर जितने भी कॉल बैक होते हैं उन सबको वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। अब इसको ये कैसे करता है, चलिए अब आगे देखेंगे ये कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि चार फेजेस होते हैं। एक होता है टाइमर फेज होता है, एक होता है पोल फेज, एक होता है चेक फेज और एक होता है क्लोज फेज। ओके। अब हर फेज के अंदर एक क्यू मेंटेन होती है। अब टाइमर फेज के जितने भी होंगे कॉल बैक वो इसके अंदर आएंगे, जितने भी कॉल बैक होंगे। और एक क्यू ये अपनी मेंटेन करता है अलग से, पोल फेज। एक चेक फेज भी अपनी एक क्यू मेंटेन करता है और एक क्लोज फेज भी होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी असिंक्रोनस टास्क है। अब जैसे कि सेट टाइम आउट का एग्जांपल ले लेते हैं। अब सेट टाइम आउट की हम कोई भी अगर सेट करेंगे उसके अंदर तो उसका जो कॉल बैक होगा वो टाइमर फेज की क्यू के अंदर जाके इंसर्ट हो जाता है। और जैसे ही जो हमारा इवेंट लूप होता है वो टाइमर फेज के अंदर आता है, वो उस क्यू की इसकी जितनी भी क्यू होती है और उसके अंदर जितने भी कॉल बैक होते हैं वो उन सबको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। राइट। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है माइक्रो टास्क क्यू। राइट। अब माइक्रोटास्क की क्यू क्या होती है, इसकी जो प्रायोरिटी होती है ना वो किसी भी फेज से ज़्यादा होती है। चाहे वो क्लोज फेज हो, टाइमर फेज हो, पोल फेज हो या चेक फेज हो। अब जब तक जब तक माइक्रोटास्क की क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक वो किसी और को टाइम नहीं देगा, क्योंकि इसकी जो माइक्रोटास्क की जो क्यू होती है, क्यू की जो प्रायोरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इनमें किसी किसी भी फेज के लिए। तो जैसे कि अब वो मान लीजिए टाइमर फेज से स्विच करके पोल फेज के अंदर जा रहा है, तो वो सबसे पहले माइक्रोटास्क क्यू को चेक करेगा कि यार इसकी जो कॉल बैक है, इसकी जो क्यू है वो खाली तो नहीं है। अगर वो खाली है तो ठीक है, वो अगले फेज में मूव कर जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो वो उसके अंदर जितने भी कॉल बैक होंगे उन सबको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो आज का जो हम टॉपिक है, आज हम सबसे पहले माइक्रोटास्क क्यू को ही समझेंगे कि वो कैसे काम करती है और कैसे कैसे उसके अंदर कॉल बैक जाते हैं। और हर एक फेज को हम डीपली डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो चलिए आज का हम पहला टॉपिक माइक्रोटास्क क्यू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। राइट। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो उसके अंदर जो हर एक टास्क का जो एक माइक्रो टास्क की क्यू थी, हमने उसको सेपरेट कर लिया डायग्राम को समझने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एक हाई प्रायोरिटी माइक्रो टास्क क्यू है, इसके अंदर दो तरीके की क्यू होती है। दो तरीके की क्यू को हम ले सकते हैं। मान ली एक होती है नेक्स्ट क्यू और एक होती है प्रॉमिस क्यू। ठीक है। अब क्या होता है कि अब आप सोच रहे होंगे, अब सोचिए कि माइक्रोटास्क क्यू के अंदर कॉल बैक जाते कैसे हैं आखिरकार। ओके। तो इसके लिए क्या हमें दो फंक्शन की हेल्प ले सकते हैं हम। पहला वन होता है, एक होता है प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, और दूसरा हम बाय क्रिएटिंग द प्रॉमिस। प्रॉमिस क्रिएट करके भी हम इसके कॉल बैक के अंदर, इसके अंदर इस क्यू के अंदर हम कॉल बैक को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अ, हम इनमें से किसी भी फंक्शन की हेल्प लेंगे तो उसका जो कॉल बैक होगा वो माइक्रोटास्क क्यू के अंदर चला जाता है। फॉर एग्जांपल यार मैंने प्रोसेस डॉट नेक्टिव का यूज़ किया तो एक कॉल बैक उससे बनेगा, वो इस क्यू के अंदर चला जाएगा। अगर दो कॉल बैक हुए तो ऐसे हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे करके जितने भी कॉल बैक होंगे वो इस क्यू के अंदर इंसर्ट होते जाएंगे। और प्रॉमिस से अगर हम कोई प्रॉमिस से बनाएंगे तो उसका जो कॉल बैक होगा वो एक प्रॉमिस क्यू के अंदर जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि यार अगर हम नेक्स्ट क्यू है और एक प्रॉमिस क्यू है तो दोनों में से किसके कॉल बैक को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। मान लीजिए कि यार मैंने नेक्स्ट प्रोसेस डॉट नेक्स्ट की मदद से भी एक कॉल बैक को रजिस्टर कर दिया और एक प्रॉमिस भी रजिस्टर कर दिया और दोनों का टाइम सेम है। अब कौन सा कॉल बैक पहले एग्जीक्यूट होगा, या नेक्स्ट का पहले कॉल होगा या फिर प्रॉमिस का कॉल होगा। तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि नेक्स्ट टिक के कॉल बैक पहले एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि क्योंकि नेक्स्ट टिक की जो प्रायोरिटी होती है ना वो प्रॉमिस से ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको पहले चांस मिलता है।
तो ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को मैं आपको एग्जांपल की मदद से भी समझा देता हूँ कि ये आखिरकार ये काम कैसे करते हैं। तो चलिए अब वीएस कोड की मदद से हम जो हमने अभी तक समझा है उसको एक बार समझ भी लेते हैं वीएस कोड की मदद से। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि पहली लाइन में एक ने कंसोल डॉट लॉग लगा दिया, यहाँ पे फर्स्ट लाइन प्रिंट कर रहा है ये, और दूसरे में हम प्रोसेस डॉट नेक्स्ट का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉल बैक है वो माइक्रोटास्क क्यू के अंदर इंसर्ट हो सके, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक फंक्शन हम अटैच कर देते हैं, इसको कॉल बैक कहते हैं, और इस कॉल बैक के अंदर हम एक और कंसोल डॉट लॉग लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं सेकेंड लाइन, राइट। अब एक और लाइन ले लेते हैं, एक प्रॉमिस बना लेते हैं यहाँ पे हम, प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, इसके अंदर दो पैरामीटर पास करते हैं हम, रिजॉल्व और रिजेक्ट। इसके अंदर प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, लाइन, यहाँ पे हमें रिजॉल्व लिखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉमिस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। प्रॉमिस को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी। और यहाँ पे प्रॉमिस के अंदर देन लगा देते हैं, अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, टाइम, ठीक है। और यहाँ पर एक और लाइन लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, फोर्थ लाइन। अब आपके हिसाब से यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, आपको लग रहा होगा कि पहले ये फर्स्ट लाइन को प्रिंट करेगा, देन सेकेंड लाइन को, देन थर्ड लाइन को, देन फोर्थ लाइन को। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, इसको प्रोसेस करना होगा हमें, बिफोर द टाइपो। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तो इसने फर्स्ट लाइन को प्रिंट किया, फिर इसने सीधा फोर्थ लाइन को प्रिंट किया यहाँ पे, फिर उसके बाद इसने सेकंड लाइन को प्रिंट किया, फिर इसके बाद इसने थर्ड लाइन को प्रिंट किया। अब समझते हैं ऐसा इसने क्यों किया। तो सबसे पहले नोट जेएस ने लाइन बाय लाइन रीड करना स्टार्ट किया हमारे कोड को। तो सबसे पहले वो पहली लाइन पे आया, उसने देखा ये एक सिंक्रोनस कोड है, तो इसने इसको कॉल स्टैक के अंदर डाला और उसको एग्जीक्यूट कराया और वहीं के वहीं प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर वो दूसरी लाइन पे आया यहाँ पे, अब जैसे ही वो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट पे आया उसने देखा कि ये एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने उसको उस टाइम पे एग्जीक्यूट करने की जगह एक प्रोसेस जो माइक्रोटास्क की क्यू होती है, जिसके अंदर एक नेक्स्ट टिक की क्यू बनती है, उसके अंदर ये इसको प्रोसेस पुश कर देगा और उस टाइम पे उसको रन नहीं करेगा। अब वो थर्ड लाइन पे आएगा, यहाँ पर वो एक प्रॉमिस बनाएगा, प्रॉमिस भी एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो इसको भी वो एक माइक्रोटास्क क्यू के अंदर, माइक्रोटास्क की प्रॉमिस क्यू के अंदर इंसर्ट करा देगा उसको, लेकिन उस टाइम पे इसको रन नहीं कराएगा। अब क्या होगा, फिर वो चौथी लाइन यहाँ पे आएगा, 15th लाइन पे, इसको ये अ, इसको एक कॉल स्टैक के अंदर डालेगा और देखेगा कि यार ये तो एक सिंक्रोनस कोड है, तो इसको ये उसी टाइम पे रन करके उसको कॉल स्टैक से निकाल देगा। फिर क्या होगा, अब इवेंट लूप हमारा चलेगा, इवेंट लूप देखेगा कि माइक्रोटास्क क्यू में कोई भी कॉल बैक पड़ा तो नहीं है उस किसी क्यू के अंदर। तो सबसे पहले देखेगा कि यार प्रॉमिस क्यू के अंदर भी हमारा डाटा है, कॉल बैक्स हैं, और प्रॉमिस क्यू के अंदर भी कॉल बैक्स हैं, बट प्रॉमिस क्यू और नेक्स्ट टिक क्यू में प्रायोरिटी हमारी हाई नेक्स्ट टिक की रहती है, तो सबसे पहले वो नेक्स्ट टिक के कॉल बैक को देखेगा, ठीक है। जैसे वो देखेगा कि नेक्स्ट टिक के कॉल बैक के अंदर क्या है, तो वो देखने देखा कि कंसोल्ट करना है उसको सेकंड लाइन को,
तो यहाँ पर जाएगा वो और सेकंड लाइन को प्रिंट कर देगा कॉल स्टैक में ले जाके, और फिर उसको कॉल स्टैक से पुश पॉप कर देगा इवेंट लूप। अब फिर दोबारा जाएगा, वो देखेगा कि यार प्रॉमिस क्यू तो खाली नहीं है, तो फिर अब नेक्स्ट टिक वाली क्यू को एम्प्टी कर दिया क्योंकि अब उसके अंदर कोई भी कॉल बैक नहीं है, तो वो प्रॉमिस क्यू के पास जाएगा। और जैसे ही वो प्रॉमिस क्यू के पास जाएगा तो उसके जो भी कॉल बैक्स होंगे उसको रन करना स्टार्ट करेगा। अब वो देखेगा कि उसके अंदर एक कॉल बैक है, एक फंक्शन है जो रन होना चाहता है। तो ये कंसोल डॉट लॉग थर्ड लाइन है, जैसे कि ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को भी वो दोबारा से कॉल स्टैक के अंदर लेके जाएगा और उसको रन करेगा वहाँ पे, और फिर दोबारा से थर्ड लाइन प्रिंट करेगा। तो देखा आपने कैसे किस तरीके से ये एग्जीक्यूट करता है। हमेशा जो माइक्रो टास्क क्यू क्या है, असिंक्रोनस कोड है, और जो हमारे नॉर्मल ये कंसोल डॉट लॉग है ये सिंक्रोनस है। तो इन दोनों में से भी सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कोड में से भी सिंक्रोनस कोड की प्रायोरिटी हाई रहती है। सबसे पहले वो हमेशा इवेंट लूप हमेशा इसको प्रायोरिटी देगा कि यार हमारा सिंक्रोनस कोड सबसे पहले चले, तो वो इसको चलाएगा और वहाँ पे उसको रिजल्ट आउटपुट कर देगा। तो अब हम एक चीज़ और मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये बिहाइंड द सीन वर्क करता है। ओके, चलिए देखते हैं। तो ठीक है, चलो अभी चलिए अब हम देखते हैं कि एक ग्राफिकल बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। जैसे कि ये हमारा हमने सेमी कोड ले लिया है जो अभी हमने रन किया था, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट लाइन प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। यहाँ पे एक प्रॉमिस बना रखा है हमने, और यहाँ पे एक और सिंक्रोनस लाइन है, फोर्थ लाइन। ये हमारी पूरी कॉल स्टैक है, और ये हमारी नेक्स्ट टिक क्यू है, और ये हमारी प्रॉमिस क्यू है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही कोड रन होगा तो कंसोल डॉट लॉग, आप इस लाइन को देखिएगा, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग हमारी कॉल स्टैक के अंदर ये जाएगी। ठीक है, वो लाइन यहाँ से हट के अब यहाँ पर आ गई है कॉल स्टैक के अंदर। अब कॉल स्टैक क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर वो देखिएगा कि इसको क्या करना है, फर्स्ट लाइन को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर वो फर्स्ट लाइन को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इवेंट लूप देखेगा कि यार अभी ये खाली हो गया है, तो अब इसको कॉल स्टैक से कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट लाइन को कॉल स्टैक से निकाल देगा। अब वो देखेगा कि दूसरी लाइन क्या है, दूसरा क्वाड, तो यहाँ पे है प्रोसेस डॉट नेक्टिक, तो इस वाले फंक्शन को भी उठाएगा वो और दोबारा से कॉल स्टैक के अंदर डाल देगा इस वाले को। ठीक है, इसने यहाँ से उठाया उसको और दोबारा से कॉल स्टैक के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा कि कॉल स्टैक देखेगा ये तो एक असिंक्रोनस कोड है, तो क्या करेगा इस कोड को और ये प्रोसेस ऑफ नेक्स्ट टिक है, तो ये इसको यहाँ से उठाएगा और एक क्यू के अंदर पुश कर देगा, नेक्स्ट टिक वाली क्यू के अंदर। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर वो पुश हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन हमारा इसके अंदर नेक्स्ट क्यू के अंदर पुश हो गया और उसको एक कॉल स्टैक से निकाल देगा। ठीक है, अब क्या होगा कि वो नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन देखेगा, नेक्स्ट लाइन कौन सी है, प्रॉमिस वाली है, तो इसको भी वो उठाएगा यहाँ से और फिर कॉल स्टैक के अंदर डाल देगा। कॉल स्टैक के अंदर डालेगा, फिर से वो देखेगा कि ये असिंक्रोनस कोड है, तो इसको भी उठाएगा और प्रॉमिस क्यू के अंदर डाल देगा। इस बार जो क्यू उसने चुनी है वो प्रॉमिस क्यू चुनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक प्रॉमिस बना रखा है। अब फिर दोबारा से इवेंट लूप इसको कॉल स्टैक से निकालेगा। अब ये देखेगा कि लास्ट लाइन देखेगा, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग फोर्थ लाइन है। अब इस लाइन को भी उठाएगा वो और कॉल स्टैक के अंदर डाल देगा। अब वो यहाँ पर देखेगा कि ये तो एक सिंक्रोनस कोड है, तो इसको इसी टाइम पे रन कर देगा। अब क्या होगा, इवेंट लूप फिर चेक करेगा। इवेंट लूप देखता रहता है हमेशा क्यू को, सारी क्यू को। यहाँ पर एक इवेंट लूप मान लेते हैं, ये हमारा इवेंट लूप है। ठीक है, अब इस ये देखेगा यहाँ पे कि नेक्स्ट टिक और प्रॉमिस क्यू के अंदर कॉलबैक्स पड़े हुए हैं, तो अब वो इनको प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। अब इन दोनों में से भी बात आती है कि पहला किसका प्रोसेस करे, नेक्स्ट टिक के कॉलबैक को खाली करे या फिर प्रॉमिस क्यू के कॉलबैक को रीड करना स्टार्ट करे। अब क्या होता है कि नेक्स्ट टिक और प्रॉमिस क्यू में से नेक्स्ट टिक क्यू की प्रायोरिटी हाई होती है, तो वो नेक्स्ट टिक क्यू वाले कॉलबैक को उठाएगा और कॉल स्टैक के अंदर डाल देगा। कॉल स्टैक के अंदर डाल देगा, तो ये प्रोसेस होने के लिए यहाँ पर आ गया है। जैसे ही ये यहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर थर्ड लाइन को प्रिंट कर देगा, और प्रिंट करने के बाद इवेंट लूप भी होगा जो इसको कॉल स्टैक से उतारेगा। कॉल स्टैक से हटाने के बाद अब वो देखेगा कि नेक्स्ट टिक के अंदर और कोई कॉल बैक तो नहीं पड़ा। अब वो देखेगा कि इसके अंदर और कोई कॉल बैक नहीं है, यहाँ पर एक खाली हो गई है, अब एक कोई भी कॉल बैक इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ। तो अब वो दूसरी प्रॉमिस क्यू को चेक करेगा। प्रॉमिस क्यू को जैसे ही वो देखेगा, तो उसको देखेगा यहाँ पर कि एक कॉल बैक इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो वो इस कॉल बैक को उठाएगा यहाँ से और दोबारा से कॉल स्टैक के अंदर पुश कर देगा।
जैसे ही इसने उसको यहाँ पे कॉल स्टैक के अंदर पुश कर दिया, तो यहाँ पर वो प्रोसेस होने के लिए रेडी हो गया है। अब वो यहाँ पर console.log को इस लाइन को रन करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही वो उस लाइन को रीड करना स्टार्ट करेगा, तो console.log सेकंड लाइन प्रिंट कर देगा यहाँ पे। जैसे ही वो प्रिंट कर देगा, तो सेकंड लाइन को दोबारा से कॉल स्टैक यहाँ से कॉल स्टैक से उतार देगा।